टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में गुलाम वंश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे बलवन, कैकुबात और कैमुर्स का। इसी के साथ ये आपका जो गुलाम वंश है वो खत्म हो जाएगा और हम संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग और अन्य छोटी छोटी परीक्षाओं में इससे संबंधित कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उसकी एक श्रृंखला का वीडियो बनाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे। और अभी जो समीक्षा अधिकारी और पीसीएस में क्या संभावित क्वेश्चन गुलाम वंश से आ सकते हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा आपको नसरुद्दीन महमूद को। नसरुद्दीन महमूद के समय बलबन काफ़ी ताकतवर हो गया था और नायब ए मुमलकात जैसा पद उसे मिला, उसे उलूग खां की उपाधि दी गई थी। और 1265 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है, नसरुद्दीन महमूद की 1265 में, तब बलबन आपकी गद्दी पर बैठ जाता है, यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। तो बलबन जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा, बलबन तो उसका जो शासन है 1266 से 1287 ईस्वी तक है। और जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने गयासुद्दीन की पदवी धारण की थी, यानी यह उपाधि धारण की थी। इससे पहले इसे उलूग खां की उपाधि मिल चुकी थी और उलूग खां की जो उपाधि दी थी इसे नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। किसने दी थी? नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। इसके अलावा इसने खुद को जिले इल्लाह घोषित किया और नियावते खुदाई भी बोला, नियावते खुदाई। लेकिन ये उपाधियों के साथ हम पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये अपनी जब इसकी 16 साल की उम्र थी तब इसको मंगोलों ने इसे कैद कर लिया था। और जलालुद्दीन बसरी ने, एक व्यापारी था दासों का, जलालुद्दीन बसरी, और जलालुद्दीन बसरी इसको दिल्ली लेके आया। कहाँ लेके आया? दिल्ली लेके आया। और जब इल्तुतमिश ने 1233 में जो ग्वालियर विजय की थी, किसने? इल्तुतमिश ने जब ग्वालियर को जीता था और उसी साल रजिया को भी उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था इल्तुतमिश ने, तब 1233 में जब वो दिल्ली आया और दिल्ली आकर के इसने जलालुद्दीन बसरी से बलबन को खरीद लिया था। और उसे खरीदने के बाद इसकी प्रतिभा को देखते हुए 40 दल जब इसने गठित किया था तो 40 दल में इसे शामिल कर दिया था। 40 दल में इसको शामिल कर दिया था। इसका ये शुरुआत का वो है। लेकिन इसका राजनीतिक उत्कर्ष हम देखते हैं तो इल्तुतमिश के समय, इल्तुतमिश क्योंकि ये एक गुलाम था और इसने स्टेप बाय स्टेप अपनी ताकत को बढ़ाया था, तो इल्तुतमिश ने इसे 40 दल में शामिल किया और फिर उसे खासदार की पदवी दी, खासदार बनाया। क्या बनाया? खासदार, यानी इल्तुतमिश ने इसे खासदार बनाया। जबकि इसके बाद रजिया ने इसे अमीर ए शिकार बनाया। अमीर ए शिकार, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कूट मिलान करने को आ सकता है कि रजिया ने इसको क्या बनाया, इल्तुतमिश ने इसको क्या बनाया। जब बहराम शाह जब बैठा गद्दी पर रजिया के बाद, बहराम शाह जब गद्दी में बैठा तब इसने अमीर ए आखूर बनाया। क्या बनाया? अमीर ए आखूर पदवी इसको मिली। और इसके बाद जब मसूद शाह बैठा गद्दी पर, मसूद शाह जब गद्दी पर बैठा तब इसने इसको अमीर ए हाजिब बनाया। अमीर ए हाजिब। तो इस तरह से हम देखते हैं जो बलबन को विभिन्न पदों का अनुभव था, राजनीति में था और वो क्रमबद्ध तरीके से 40 दल में अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। और जब नसरुद्दीन महमूद बैठा गद्दी पर, नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा, तब इसे सबसे महत्वपूर्ण पद नायब ए मुमलकात बनाया गया। मुमलकात बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको कूट मिलान के लिए इतिहास से जब पूछा क्वेश्चन जाता है, अगर आपका एग्जाम टीजीटी का, पीजीटी हिस्ट्री है, यूजीसी है, या फिर आप सिविल की और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तब वो डीपली जब पूछता है तो ये वाला सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है। जब ये गद्दी पर बैठा
तब इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। क्यों अपनाई? इसकी मजबूरी भी थी कि जैसे ही आपके अगर पड़ोसी आपका कोई मित्र मंडली में कोई व्यक्ति आगे आईएएस पीसीएस या मंत्री बन जाता है तो साथ के लोग क्या करते हैं, उसको उतना सम्मान नहीं देते हैं। इसके सामने भी, यानी बलबन के सामने भी दो समस्याएं थीं। एक तो क्योंकि ये जो चालीसा जो दल था, ये जो चालीसा दल से आया था, तो चालीसा दल के जो लोग थे तो उसको ये साबित करना था कि मैं तुमसे योग्य हूं। क्या है? तुमसे योग्य हूं। और उसे अपना राजत्व का सिद्धांत सिद्ध करना था और अपनी जो सुल्तान जो पद से मिला है, इसे सुल्तान जो पद मिला है, इसे इसकी उपयोगिता सिद्ध करनी थी। क्या करनी थी? उपयोगिता सिद्ध करनी थी। तब इसने अपना राजत्व का सिद्धांत लागू किया और उसमें अपने विरोधियों में, चूंकि ये चालीसा दल में गुणा भाग लगा करके आया था, षड्यंत्रों के तहत आया था। चालीसा के दल के लोग जो तुर्क अमीर थे वो गड़बड़ झाला करते थे, षड्यंत्र करते थे। तो सबसे पहले इसने रक्त और लौह की नीति के तहत चालीसा दल का क्या किया? समाप्त किया। चालीसा दल को क्या कह दिया? समाप्त कर दिया था। अब ये समाप्त कर दिया तो अब दो जगह थे, तुर्क और गैर तुर्क थे। अब उनकी नीति को बैलेंस करते हुए इसने गैर तुर्की यानी जो ईरानी जो परंपरा थी उसको अपनाया और अपने आप को औरों से अलग कर दिया। वो सामान्य छोटे पदाधिकारियों से नहीं मिलता था, दरबार में मुस्कुराता नहीं था ये। और दूसरा, इसने अपने अधिकारियों का जो मोरल डाउन करने के लिए जो फारसी जो ईरानी जो परंपरा थी वो दरबार में लागू की। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि जब चालीसा दल इसने जब नष्ट किया और चालीसा दल को नष्ट करने के बाद इसने नौरोज उत्सव, ये ईरानी उत्सव था, इसको मनाया ताकि ये जो गैर तुर्क थे उनको अपने पास में ला सके और जो तुर्क हैं उनको कंट्रोल कर सके। दूसरा, इसने सिजदा और पैबोस ईरानी परंपराओं को दरबार में लागू हुआ। सिजदा क्या होता है? ये सुल्तान के पैरों में लेटना होता है सिजदा। और पैबोस होता है सुल्तान के कदमों को चूमना। अब देखो, अगर कोई दरबार का साथी बैठा, जैसे ये सुल्तान खड़ा हुआ है और उसके दरबार वो लेटा हुआ है, उसका अमीर, उसका जो दरबारी है, और पैर चूम रहा है, तो ये खड़ा हो जाता था इस तरह से, तो उसका मोरलिटी डाउन कर दी थी उसने। अब जो व्यक्ति इस तरह से पड़ा रहेगा उसे क्या हिम्मत थी कि बलबन के सामने या सुल्तान के सामने अपनी ताकत को दिखाए। ये इसने जानबूझ करके किया और ये इसके राजत्व सिद्धांत की एक नीति थी कि सबसे पहले कि ये सुल्तान का जो पद है, जो सुल्तान के पद का इसने दैवीकरण किया और दैवीकरण करते हुए इसने कहा कि जो भैया सुल्तान का जो पद है वो ऐसे नहीं मिला है, ये ईश्वरी है, ये अल्लाह की कृपा से मुझे मिला हुआ है। दूसरा, इसने क्या किया? जो सुल्तान के पद को निरंकुश कर दिया। सुल्तान के जो पद है उसको क्या कर दिया कि सुल्तान का पद है वो निरंकुश है, वह किसी के अधीन नहीं है। तो इस तरह से ये अपनी जो राजत्व की सिद्धांत की बात करता है, तो इसने पहले क्या किया? आपका सुल्तान के पद का दैवीकरण किया और सुल्तान के पद को इसने निरंकुश बना दिया। अब देखो यहाँ पर ये करता क्या है? इसने कहा कि जो सुल्तान है वो अल्लाह का प्रतिनिधि है। जो सुल्तान जो है वो क्या है? अल्लाह का प्रतिनिधि है, अल्लाह का प्रतिनिधि है। और इसका जो सुल्तान का जो स्थान है वो कहाँ पर है? ये पैगंबर के बाद है, पैगंबर के बाद में है। साथ ही जिल्ले इल्लाह, जो सुल्तान है वो क्या है? जिल्ले इल्लाह है, अर्थात अल्लाह की छाया है। अल्लाह की क्या है? ये पृथ्वी पर छाया है। इस तरह से सुल्तान के पद का इसने दैवीकरण किया और अपने आप को जो रक्त शुद्धता के गुलाम, तुम गुलाम हो लेकिन मेरा रक्त जो है बहुत सुंदर है, उच्च कोटि का है। तो ये इसने अपने आप को
जो फिरदौसी ने एक किताब लिखी थी, फिरदौसी की किताब है शाहनामा, और इसमें एक वंश है अफरासियाब, अफरासियाब, और इसने कहा कि मैं अफरासियाब वंश का हूं। तो इस तरह से इसने सुल्तान की पदवी को उच्च भी बनाया और अपने रक्त शुद्ध को भी काफ़ी शुद्ध बनाया। सिजदा, पैबोस और नौरोज उत्सव है वो इसने मनाना स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरह से अपनी उपयोगिता को भी इसने सिद्ध किया, अपनी ताकत के बल पर रक्त और लौह की नीति पर अपने शासन को मजबूत बनाया, और उस बनाने के लिए इसने अपनी जो गुप्तचर प्रणाली है, गुप्तचर प्रणाली, उसको काफ़ी मजबूत कर दिया था। अब जब ये इसने अपने आप को स्थापित कर लिया तो अब नज़र इसने डाली कि क्या किया जाए, अपने साम्राज्य में जो विद्रोह हो रहे हैं या जो समस्याएं हैं उसको सुलटाया जाए। तो दिल्ली के आसपास, जो दिल्ली थी, इसके आसपास मेवाती लोग ही होते थे, ठीक है। मेवाती लोग लुटेरे हुआ करते थे, लूट लेते थे, तो इसने मेवातियों का क्या किया, दमन किया। साथ ही जो बात करते जो अवध है, अवध और दिल्ली के बीच का जो रास्ता था, ये जो लोग थे, ये गंगा की जो तराई पर जो लोग थे, ये लूट लिया करते थे व्यापारियों को, और मार्ग सुरक्षित नहीं थे। तो इसने क्या किया कि अपना डेरा कंपिल में डाला, पटियाली में डाला, और चार किले बनवाए। 4 किले कौन कौन से बनवाए, ताकि अवध यानी दिल्ली से जो अवध है, लखनऊ तक जो आता था रास्ता, उसको सुरक्षित किया जा सके व्यापार की दृष्टि से। तो इसने सबसे पहले भोजपुर में अपना एक भोजपुर में किला बनवाया, फिर बनाया कंपिल में, पटियाली में और जलाली में। इस तरह से इसने पहला ये सुल्तान था जिसने अपने साम्राज्य में सुरक्षा की दृष्टि से मंगोलों से आक्रमण से बचने के लिए, उपद्रव से बचने के लिए किलों पर ध्यान दिया। किस पर, किलों पर ध्यान दिया। अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए किलों की पंक्ति तैयार की। क्या की, किलों की पंक्ति तैयार की। इस तरह से हम देखते हैं कि एक तरह से इसने स्थापत्य के रूप में अपने साम्राज्य को सुरक्षित किया, सामाजिक रूप से और राजनीति यानी के रूप में। तो उसने अपनी सुल्तान की जो नीति थी, राजत्व का सिद्धांत था, और जमीन पर उसने अपने किले बना करके सेना को मजबूत किया। अब सेना को मजबूत जब कर रहा था, तब उसे लगा कि वजीर के हाथ में ये से नहीं होना चाहिए, सेना विभाग अलग होना चाहिए, और अपने जो नीचे के जो अधिकारी हैं उनका भ्रष्टाचार भी खत्म करना था। तो इसी तरह उसने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक ख्वाजा नामक पोस्ट बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि ख्वाजा पोस्ट क्यों बनाई। ये ख्वाजा पोस्ट भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बनाई गई थी, और ये बनाई किसने थी, बलबन ने बनाई थी। साथ ही इसने सैन्य विभाग बनाया, अलग कर दिया। सैन्य विभाग को कर दिया, अलग कर दिया, और इस सैन्य विभाग का नाम था दीवान ए अर्ज। कई बार क्वेश्चन आया है ये कि दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी। इस तरह से हम देखते हैं कि इसने 2 चीज़ें, यानी ख्वाजा की पोस्ट बनाई और दीवान ए अर्ज बनाया। इसके समय उत्तर पश्चिम में जो भारत है, इसके उत्तर पश्चिम में मंगोलों का आक्रमण हुआ, और मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए इसने अपने शहजादा मोहम्मद को इसने भेजा, लेकिन शहजादा मोहम्मद की इसमें क्या हो गई, मृत्यु हो गई इसमें, इस आक्रमण रोकते हुए। लेकिन जो शहजादा मोहम्मद था, जो बहुत सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु था, और इसी के दरबार में जो अमीर खुसरो, जिसे तोताई हिंद बोलते हैं, जिनका जन्म पटियाली में हुआ, अमीर खुसरो और एक और अमीर हसन, ये दोनों जो दरबार में थे शहजादा मोहम्मद के थे। और जब ये मंगोलों ने मार दिया था शहजादा मोहम्मद, तब इसे शहीद ए आजम घोषित किया गया था, क्योंकि वह काफ़ी योग्य था, और इसने अपना इसे उत्तराधिकारी भी बनाया हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि अमीर खुसरो ने अपना राजनीतिक जीवन किसके समय स्टार्ट किया, तो शहजादा मोहम्मद के समय, और जब सुल्तान पूछा जाए तो आपका बलबन के समय। अब देखो, इसी बलबन के समय तुगरिल खां का विद्रोह हुआ।
तुगरिल खां, और ये तुगरिल खां जो था वो आपका बंगाल में था, इसी का दास था ये। और ये दास ने जब विद्रोह किया तो इस विद्रोह को जो दबाने के लिए सबसे पहले जो बलबन ने क्या किया, अपने जो अवध का जो सूबेदार था, अवध का जो सूबेदार था जिसका नाम था अमीन खां, अमीन खां को क्या किया, भेजा। तुगरिल खां ने क्या किया, अमीन खां को पराजित कर दिया, ये वापस लौट करके अवध आ गया। बलबन इससे नाराज हुआ और अवध के जो दरवाजा था, अवध के दरवाजे पे ही अमीन खां को मार कर लटका दिया। किसने, इतना गुस्सा हुआ बलबन कि उसने अमीन खां को अवध के दरवाजे पर, जहाँ पर जो एंट्री गेट थी, उस पर लटका दिया। और उसके बाद इन्होंने बहादुर दूसरे नंबर पर जो तुगरिल खां को रोकने के लिए भेजा, तो बहादुर भी हार गया। तो इससे भी ये बलबन फिर नाराज हुआ और इसे भी इसने मृत्युदंड दी। लेकिन जो दरबार में और मित्र थे उनकी सुलह से ये बेचारा जो बहादुर था वो बच गया। लेकिन बच तो गया, लेकिन उसे दरबार से क्या कर दिया, बाहर कर दिया बलबन ने। और स्वयं बुगरा खां के साथ, बुगरा खां जो उस वक्त उत्तर पश्चिम में था, मुल्तान में, बुगरा खां जो इन्हीं का लड़का था, इसको बुलाया और इसने बंगाल पर अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। और वहाँ पर तुगरिल खां को उसी के एक दास, जो बलबन का एक जो दास था, मोहम्मद शेरेंदाज, इसने क्या किया, तुगरिल खां को मार दिया। तुगरिल खां को क्या कर दिया, मार दिया। इसीलिए बलबन ने इसे खुश होकर के तुगरिल कुश को, यानी मोहम्मद शेरंदाज को तुगरिल कुश की उपाधि दी थी। लेकिन बड़ा इसने तगड़ा वहाँ बदला लिया। खौफ पैदा करने के लिए इसने वहाँ का जो लखनौती था, उसका जो मुख्य जो बाजार था, उसमें 2 किलोमीटर दोनों तरफ खंबे गाड़े गए और जो तुगरिल खां के जो समर्थक लोग थे उनको जिंदा उसमें ठोंक दिया गया। तुगरिल खां के खाल खींची गई, उसमें भूसा भर करके पूरे शहर में घुमाया गया। और साथ ही इसने बुगरा खां से कह दिया था कि तुम भी दिल्ली के प्रति वफादार रहना, अगर तुमने भी विद्रोह करने की कोशिश की तो तुम्हारा भी हस्त्र तुगरिल खां की तरह कर दिया जाएगा। बुगरा खां इतना डर गया उसके बाद से, फिर कभी भी उसने सुल्तान बनने की नहीं सोची। जब बलबन की जब मृत्यु हो गई 1287 में, तब जब उसको बुगरा खां को बना रहे थे, तो चूँकि बलबन ने उसे बुलाया था कि अब तुम बेटा संभाल लो, मैं भी बुजुर्ग हो रहा हूँ, उसने बुगरा खां इतना डरा हुआ था, उसने मना कर दिया और बहाना बना करके वो चला गया। क्योंकि शहजादा जो मोहम्मद था, इसकी मृत्यु होने के बाद में काफ़ी दुखी रहने लगा बलबन, क्योंकि उसकी उम्र भी हो चुकी थी। तो बलबन की 1287 में मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में जो गद्दी पर बैठा वो बैठा कैकूबाद। 1287 से लेकर के 1290 ईस्वी तक इसका शासन है। बस आप ध्यान रखिएगा, क्रमबद्धता की दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके शासन में कोई ज़्यादा कार्य हुए नहीं हैं। अब कैकूबाद की हत्या के बाद में कैमूर्स गद्दी पर बैठा 1290 में। इसको कैकूबाद को फालिज मार गया था। और इसका एक्चुअली में था क्या, इस कैकूबाद जो बुगरा खां का ही लड़का था, और इसका परवरिश इतने कठोरता से हुई थी कि 16 साल तक इसने लड़कियों का चेहरा ही नहीं देखा था, कहा जाता है। बट क्या था असली बात, तो ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन जैसे ये गद्दी पर बैठा तो ये भोग विलास में इतना मस्त हो गया। उसके बाद शासन व्यवस्था खराब हो गई और उसी वक्त उसको फालिज मार गई, पैरालिसिस हो गया इसको। और उसके बाद कैमूर्स को गद्दी पर बैठाया गया। तो जब कैमूर्स को गद्दी पर बैठाया तो जो खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी, उसके जो कि कैमूर्स का जो संरक्षक था, जलालुद्दीन खिलजी, ये जो था ये कैमूर्स का संरक्षक था। फिर इसने क्या, कैमूर्स की हत्या कर दी। और कैकूबाद इसी के ही व्यक्ति ने, चूँकि इसे फौलिज मार गया था, उसी को एक सफ़ेद चादर में बंद करके नदी में डाल दिया। इस तरह से ये दोनों की क्या हुई, एक साथ इसकी हत्या कर दी गई। कैमूर्स जो था वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था।
इस तरह से मैंने आपको बताया कि गुलाम वंश में कितने शासक थे, उनकी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको हिस्ट्री बताई। सबसे पहले जो गद्दी पर बैठा वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके बाद आराम शाह गद्दी पर बैठा, फिर इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, रुकनुद्दीन फिरोज के बाद में दिल्ली की पहली महिला सुल्तान रजिया में बैठी, फिर उसके बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर नसरुद्दीन महमूद, बलबन, फिर कैकुबाद और कैमूर। इस तरह से 11 शासक गुलाम वंश में थे, जिसकी मैंने बारी बारी से आपको हिस्ट्री बताई। आपको वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा, कोई समस्या हो तो मेरे नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 8604987816 पर, और टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी, टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी, इस पर आप इसी नाम से हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी नाम से हमारा मोबाइल ऐप है, वहाँ सारे चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर डेली टेस्ट होता है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। पोस्ट को शेयर करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स करिए। धन्यवाद।